हाँ देखिए, माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए हम कक्षा 12 के छात्रों को चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ का चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग है। चैप्टर नंबर 12 है, नया चैप्टर है। इसको आज ही से पढ़ना आप शुरू कर दें, क्योंकि नया है, सब चीज़ें नई है इसमें। इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि असमिका के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। उसी से संबंधित इसके प्रश्न होते हैं, असमिका से संबंधित। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका प्रयोग हम, इसकी उपयोगिता सबसे अधिक कारखानों में, फैक्ट्रियों में और व्यापारियों के लिए है। कम पूंजी में, कम खर्च में सीमित स्थान में, कम पूंजी कम खर्च सीमित स्थान, माने जगह भी ज़्यादा ना लगे, हम कैसे अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, या व्यापारी कैसे अधिकतम लाभ कमा सकता है, या फैक्ट्री मालिक कैसे अधिकतम लाभ कमा सकता है, इन समस्याओं के समाधान को निराकरण किया जाए तो वह रैखिक प्रोग्रामन में आता है। ऐसी समस्याओं का निराकरण रैखिक प्रोग्रामन द्वारा ही किया जा सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पूंजी कम लगे, स्थान कम लगे, खर्च कम हो और लाभ अधिकतम हो। व्यापार का तो यही सूत्र है। इसी सूत्र पर व्यापार अगर चले तो कभी घाटा नहीं होगा। आइए एक छोटे से उत्पादन में हम इसका प्रयोग करते हैं और देखते हैं क्या क्या समस्या आती है और उसको कैसे कैसे हम हल करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, एक बढ़ई जिसके पास कुल पूंजी 50,000 है। पूंजी कितनी है? 50,000, सीमित हो गई। 50,000 से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है और स्टोर में केवल 60 नग, यानी 60 सामान वो स्टोर में रख सकता है। 60 सामान से ज़्यादा नहीं रख सकता है, यानी जो सामान वो बना रहा है वो 60 से अधिक रखने की जगह नहीं है। तब स्टोर में केवल 60 कुर्सी अथवा मेज या कुर्सी मेज मिलाकर रखे जा सकते हैं। देखिए, सीमित स्थान, क्या कहा था हमने? कम पूंजी सीमित स्थान। तो पूंजी उसका सीमित हो गया, स्थान सीमित हो गया, दोनों चीजें। मेज पर वह ₹2,500 और कुर्सी पर ₹500 प्रति नग की लागत है। उसका मेज जो बन रहा है उस पर 2,500 का लागत आ रहा है एक मेज पर, और कुर्सी जो बना रहा है उस पर 500 रुपये की लागत आ रही है। यदि प्रति मेज ₹250 और प्रति कुर्सी ₹75 का लाभ लेना चाहता है, पढ़ाई क्या करना चाहता है? एक कुर्सी पर 75 रुपये और एक मेज पर 250 रुपये का लाभ मिला है उसको। यदि वह अपने द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं को बेच सकता है, यानी जो बना रहा है वो पूरा पूरा वो बेच सकता है, ऐसी स्थिति है, तो अधिकतम लाभ हेतु, ज़्यादा लाभ कमाने हेतु क्या करना है? कितनी कुर्सियां तथा मेज बनानी चाहिए।
कि लाभ अधिकतम हो, कितनी कुर्सी और कितनी मेज हो बनावे, जिससे उपलब्ध पूंजी और उपलब्ध स्टोर में व्यापार सुचारू रूप से चल सके। स्टोर छोटा है, 60 टन का स्टोर है उसमें, और उपलब्ध पूंजी उसकी छोटी है, 50,000 की है, तो कितनी कुर्सियाँ कितनी मेज जो बनावे जिससे जो है उसका काम कर सके। आइए इस समस्या का थोड़ा गणितीय सूत्रीकरण किया जाए, कैसे होगा। तो पहले तो इसको समझा जाए व्यवहारिक तौर पर, जिसको हम व्यवहार गणित कहते हैं। व्यवहार गणित के तौर पर आप देखें, मान लीजिए वो केवल मेज बनाता है, तो 60 से ज़्यादा रखने का जगह नहीं है, लेकिन उपलब्ध पूंजी में कितना मेज वो बना सकता है ये देखा जाएगा। 500 रुपया, 50,000। नहीं, 2,500, 2,500 का एक मेज है। देखिए 2 दूनी 5 यानी 20 मेज से ज़्यादा वो नहीं बना सकता है, क्योंकि पूंजी उसके पास 50,000 की है। 20 मेज का दाम जो है 50,000 हो गया। अब देखिए स्टोर में 40 सामान रखने की जगह है अभी, लेकिन 20 पर लाभ देखिए क्या पा रहा है वो। 20 मेज पर लाभ उसका हो गया 20 अढ़ाई 50, 5,000 रुपया। व्यवहार गणित से देख लीजिए, इसमें गुणा भाग बहुत कवन से नहीं करना है। 5,000 रुपये का लाभ वो कमा पाएगा। उपलब्ध पूंजी में 50,000 की पूंजी में 5,000 का लाभ कमा पाएगा। ये केवल मेज बनाता है, क्योंकि 20 ही मेज बना पाएगा उस पूंजी में। अब स्थान बच गया है 40, कमाया 5,000। चलिए हो सकता है इससे ज़्यादा भी कमा सकता हूँ, उसको देखा जाए। यदि केवल कुर्सी वो बनाता है तो 100 कुर्सी बना पाएगा, क्योंकि 75 रुपये का नहीं, 250 की कुर्सी है, तो 250 की अगर कुर्सी है, नहीं 250 500 की, 500 की कुर्सी एक बन रही है, तो 500 की कुर्सी में 50,000 में कई कुर्सियाँ बनेंगी? 100 कुर्सी। अब बताइए 100 कुर्सी वो बना लिया तो स्टोर में 60 का जगह है, समस्या हो गई। इसका मतलब 60 से ज़्यादा वो नहीं बना पाएगा, तब रखेगा कहाँ, समस्या है ना। तब 60 कुर्सी पर कितना कमाएगा? 60 गुणे 75 अर्थात 45 रुपया। 60 कुर्सी बना सकता है, 100 तो रखा जगह ही रहेगा। 60 रखा जगह में बना, पूंजी तो है उसके पास, लेकिन अब जगह कम हो गई, दुकानियाँ छोट गई। अब बताओ, तब वो कमाएगा केवल 4,500। इसका मतलब है कि केवल कुर्सी, केवल मेज बनाने से उसका काम नहीं चलने वाला, अधिकतम लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ कुर्सियां कुछ मेज अलग अलग तरीके से बनावे तो हो सकता है अधिकतम लाभ मिल जाए। चलिए मान लिया जाए कि 10 मेज और 50 कुर्सी बनाता है। कै मेज बनाया? 10 मेज और 50 कुर्सी। तो जगह तो 60 हो गई, रखने की जगह हो गई 50, 10 50 और 10 60 हो गया, यानी दुकान में 60 सामान आ सकता है। एक स्टोरिंग की समस्या उसकी सही है। अब लागत क्या देखिए, 50,000 में इतना बन सकता है 10 मेज बनाने में। 25,000 और कुर्सी बनाने में 50 कुर्सी,
50 कुर्सी के लिए 5 पचे 25,000। 50 कुर्सी का दाम 25,000 और 10 मेज का दाम 25,000, टोटल पूंजी 50,000। तो पूंजी तो सही है, 25,000 कुर्सी का दाम, 25,000 मेज का दाम, 10 मेज और 50 कुर्सी। रखने की जगह भी 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी और जगह दोनों सही पड़ रहे हैं। इन पर लाभ क्या मिल रहा है भी देखिए। उस पर तो देख लिए केवल मेज केवल कुर्सी बनाकर तो आपने विवेचना कर लिया, 5,045 मिल रहा था। अब की बार देखिए क्या करते हैं। 10 मेज के पर हमें पढ़ाई को कितना मिलेगा, 2,500 रुपया, क्योंकि 250 रुपया एक मेज पर मिल रहा है उसे। 10 मेज पर 250 के हिसाब से 2,500 रुपया मुझे मिल गया मेज पर, और 75 रुपया पर कुर्सी मिलना है, तो 50 कुर्सी पर मिल गया आपको 10 मेज पर 2,500 और 50 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 37, 3750। 3750 और 25,000 तो 3750 और 2500, ये हो गया 6250। देखिए, यानी जब वो 10 मेज और 50 कुर्सी, 10 मेज और 50 कुर्सी जब वो बेचता है तो 6250 रुपये का लाभ उसको मिलता है। यही उसका अधिकतम लाभ है। 6250 से ज़्यादा वो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसकी पूंजी पूरी की पूरी पूंजी व्यवरोध और आपका स्टोरिंग व्यवरोध दोनों की समस्या 50 और 10 पर हल है। इसलिए यही कमाई उसकी हो सकती है अधिकतम 6250 रुपया। देखिए, ये आपने हल किया कैसे, व्यवहार गणित से बैठी बैठा कर इसको एक को घटाकर एक को बढ़ाकर दोनों को मिलाकर, ये जो आपने किया है ये व्यवहार गणित में आता है। अब आता है इसको गणितीय सूत्रीकरण में कैसे लिया जाए कि आसानी से इस समस्या का समाधान हमें मिल जाए। उसके लिए देखिए, मान लिया मेजों की संख्या x है और कुर्सियों की संख्या y है। देखिए, उक्त समस्या का गणितीय सूत्रीकरण हो रहा है। व्यवहार गणित का जो तरीका था वो मैंने बताया, 6250 रुपया लाभ कमाएगा 10 मेज और 50 कुर्सी बनाकर। उसमें स्टोरिंग समस्या नहीं रहेगी, पूंजी की समस्या नहीं रहेगी, दोनों समान है। 50,000 की पूंजी में और 60 मेज को रखने के स्थान में ही वो 6250 रुपया अधिकतम लाभ कमा लेगा। वो तो आपका व्यवहार गणित था। उस समस्या का गणितीय सूत्रीकरण में ये मान लिया मेजों की संख्या x, कुर्सियों की संख्या y है। आप जानते हैं x का मान 0 से अधिक होगा या 0 के बराबर होगा। जैसे कि आपने कहा कि कुर्सी नहीं खरीदूंगा, केवल मेज बेचूंगा, तो 0 हो सकता है, मेज कुर्सी बेचेगा, या केवल मेज बेचेगा, कुर्सी नहीं बेचेगा। तब y का मान ग्रेटर r = 0 होगा। y 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, या x 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। दोनों ये समस्या हो आपके सामने हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि जब वो कुर्सी नहीं खरीदा, ठीक वही चीज़ है जो आपने व्यवहार गणित में अभी अभी कहा है कि कुर्सी नहीं केवल मेज तो 20 मेज, मेज नहीं तो केवल कुर्सी तो 100 कुर्सी, 100 के रखने की जगह नहीं है, अर्थात 60 कुर्सी है ना। लेकिन
कुर्सी और मेज की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बनाकर उसे बेचना है, व्यापार करना, तो ऋणात्मक तो होगी नहीं। अर्थात या तो 0 से बड़ा होगा x या बराबर होगा, या तो y 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यही दो समस्या इसमें हो सकती है। इसे कहते हैं ऋणेतर व्यवरोध कहते हैं। इसके ऋण से इतर व्यवरोध है। कैसा व्यवरोध है? ऋण से इतर, यानी ऋणात्मक x y ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसीलिए ग्रेटर लिखा गया है, r इक्वल टू लिखा हुआ है। ये साबित करता है कि x y ऋणात्मक नहीं होंगे, अर्थात x इज नॉट लेस देन 0 एंड y इज नॉट लेस देन 0। मैंने इसको गणितीय भाषा में अधिक लिख दिया है, जिससे आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाए कि ये इसकी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसे कहेंगे ऋणेतर व्यवरोध। लिखा हुआ है, क्या कहेंगे? ऋणेतर, ऋण से इतर विरोध, माने ऋणात्मक संख्या इनकी नहीं होगी। अब आता है निवेश विरोध। निवेश विरोध क्या होगा? वहाँ देखे हैं आप कि जब वो 50,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकता है, तब टोटल दाम क्या होगा? 2500x प्लस 500y। ये इसका पूंजी हो गया। क्या होगा? नॉट लेस देन और इक्वल टू 50,000। 50,000 से एक कम होगा या बराबर होगा। ये हो सकता, दूसरा तो हो नहीं सकता है। इसको कहेंगे निवेश विरोध। इसको काट दीजिए, आएगा 5x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 100। ये आपका हो गया निवेश विरोध। ऋणेतर विरोध, निवेश विरोध। अब स्टोरिंग की समस्या थी उसके पास। स्टोरिंग या संग्रहण का विरोध क्या था कि 60 से ज़्यादा वो नहीं रख सकता है, लेकिन 60 से कम या 60 के बराबर सामान वो अपने स्टोर में रख सकता है। चिन्ह लगा दीजिए, लेस देन 60 इज इक्वल टू 60। 60 बराबर होगा या 60 से कम होगा, अर्थात x मेजों की संख्या और कुर्सियों की संख्या मिलाकर 60 के बराबर होगा या उससे कम होगा। इसको कहेंगे संग्रहण विरोध। ये सब चीज़ें भी व्यवहार गणित में आपने लगाया है, वही चीज़ हमने लिख दिया है यहाँ। अब आता है लाभ, क्योंकि उसी लिए ये सब किया जा रहा है। यदि देशी फलन में लाभ को हम z माने, तो z बराबर होगा 250x प्लस 75y। क्यों? कि एक कुर्सी पर 75 रुपया है, एक मेज पर 250 रुपये मिलना है, तो ये आपका उद्देश्य फलन है, ये लाभ को बताएगा। चलिए, उक्त दो व्यवरोध जो है, 3 व्यवरोध, इनको अगर हम रैखिक समीका मान लें तो आलेखी विधि से इनका आलेखन करके हम समस्या का समाधान खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आलेखी विधि देखते हैं क्या है इसका, कैसे निकलेगा। गणितीय सूत्रीकरण में x is less or equal to 0 and y is less or equal to 0, ऋणेतर विरोध, अर्थात x is not
लेस दैन 0 एंड y इज नॉट लेस दैन 0। ये पहला व्यवरोध आपको मिला था अभी अभी। दूसरा मिला था आपका 5x प्लस y इज लेस आर इजकल टू 100। इसे आपने कहा था पूंजी व्यवरोध। पूंजी व्यवरोध का नाम दिया गया था ये, या निवेश, इसको निवेश भी नाम दे सकते, पूंजी व्यवरोध या निवेश, क्या कहेंगे इसको, या निवेश व्यवरोध, या निवेश व्यवरोध, यह मिला था। अब एक मिला था x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 60। यह था आपका स्टोरिंग व्यवरोध। ये 3 व्यवरोध आपको प्राप्त हुए थे, और अधिकतम लाभ फलन मिला था आपको, अधिकतम लाभ फलन, अधिकतम लाभ फलन z इजकल टू 250 x प्लस 75y। ये इतनी चीजें आपको प्राप्त हुई थी। उक्त रैखिक असमीकाओं को आलेखीय विधि से हल। कैसे हल करेंगे? इनको एक समीकरण मानिए पहले, 5x प्लस वाई इजकल टू 100। यदि y बराबर 0 तब x बराबर आएगा आपका 20। देख लीजिए, अर्थात बिंदु A मिल गया आपको। इसको कहाँ रख दिखाएंगे हम? इसको दिखाया जाएगा त्रिविमीय ज्यामिति में, एक्स वाई एक्स पर, एक्स वाई है तो एक्स वाई एक्स पर दिखाना है, तो 20 0 बिंदु ए। दूसरा आपका है एक्स प्लस वाई इजकल टू 60। देख लीजिए, इजकल टू लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है लिखने में, लेस भी है लेकिन इजकल टू भी है, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए y बराबर 0, इसको सबका 1 मानिए, असंख्या 1, इसको असंख्या 2।
आशंका एक 5x प्लस वाई 100 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 60। आशंका 2 y बराबर 0 है, तब x बराबर कितना है 60। यदि x बराबर 0 है, यहाँ देखिए आशंका 1 में x को जब हम 0 करते हैं देखिए तब y बराबर 100। यहाँ y बराबर 0 तो x बराबर 60। दूसरा आएगा आपका x बराबर 0 तब y बराबर 60। देखिए ये जो समीकरण आपने बनाया है इस आशंका से इक्वल टू वाला चिन्ह लेकर के, दो चिन्ह है इसमें, यस और इक्वल टू दोनों है, तो इक्वल टू वाला चिन्ह लेकर के बराबर वाला चिन्ह लेकर के ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 अरे 100 x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। जब y का मान 0 होता है तो x का मान 20 आता है, और जब x का मान 0 तो y 100 आता है। इसी प्रकार दूसरी आशंका x प्लस वाई इक्वल टू 60 में y बराबर 0 है तो x 60 है, जब x 0 है तो y 60। ये चार बिंदु आपके मिलेंगे, ए कैसे बिंदु मिल गए, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, सी बिंदु है ये डी बिंदु है। ये देखिए ए बी सी डी चार बिंदु मिले आपको, जो आप इन बिंदुओं को कहाँ दिखा सकते हैं, द्विविमीय ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामिति में आप इसको दिखा सकते हैं, जैसा कि रेखा का आलेखन करते समय आप दिखाते आए हैं। चलिए खींच दीजिए, पहले इनका विवेचना देखा जाएगा बाद में। दो अक्ष खींचिए आप, ये y अक्ष है आपका, ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु है, इनका बहुत महत्ता है, देख लीजिए y डैश x डैश। पहला बिंदु A y बराबर 0 तो x बराबर 20, तो पहले इसमें मार्किंग कर लीजिए, कहाँ तक मार्किंग करना है, मैक्सिमम 100 तक और 60 तक, दोनों पर 100 की मार्किंग कीजिए। तो 10 खाने के 10 20 बराबर बराबर कीजिएगा, 30 40 20 की मार्किंग कीजिए, इससे छोटा चित्रमान करिए, 20 नहीं 10 ही ठीक रहेगा। चलिए 10 का रखिए, एक खाना बराबर 10, 20 30 40 50 60 70
80, 90, 100। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये मार्किंग कर दिया गया। एक्स अक्ष पर ऐसे वाई अक्ष पर मार्किंग कराएं बराबर दूरी पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिख जाएं आप। 10, 20, 10 के ऊपर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आपके 100 तक की मार्किंग वाई अक्ष पर और 100 तक की मार्किंग हमने क्या किया एक्स अक्ष पर। पैमाना क्या है इसका देख लीजिए। एक खाना बराबर है 10 नग। देख लीजिए एक खाना बराबर 10 नग। एक पर क्या है एक्स अक्ष पर आपका मेज है, वाई अक्ष पर आपकी कुर्सी है। इसको इधर मेज जान लीजिए, दर्शाया गया एक्स, ये हो गई मेज एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कुर्सी। मेज कुर्सी आपको दर्शा दिए गए। अब जो बिंदु ए के निर्देशांक हैं उनको इस यहाँ दर्शित कीजिए। y बराबर 0 है तो x बराबर 20 है, अर्थात ये है एक बिंदु ए। कैसा बिंदु है ये? ए बिंदु। चलिए एक बिंदु मिल गया आपको, बिंदु ये यहाँ मिला आपको। क्या निर्देशांक है इसके? ध्यान दीजिए 0, 20, 20, 0, 20 और 0। ए बिंदु पहला बिंदु आपको मिला है 20, 0 और दूसरा बिंदु उसी असंख्या से मिला हुआ है आपका बी बिंदु 0 और 100। यानी x 0 हो गया तब ये 100 हो गया, यहाँ आ गया। ये है बिंदु बी, आपको मिल गया है 0 और 100। ये देखिए बिंदु सी देख लीजिए 0 और 60 है, यानी y 0 है, y 0 है तो x अक्ष पर आएगा। यह है आपका 0 और 60, यानी यहाँ इस पर बिंदु भी दिखा दीजिए 0, 60। फिर x बराबर 0 है तो y बराबर 60 है, y 60 है तो 60 कहाँ है y में? यहाँ है। ये बिंदु बी हो गया, नहीं बिंदु ए बी ए सी हुआ, बिंदु सी है ये ऊपर वाला बिंदु डी देख लीजिए है। इसको बिंदु 60 वाले पर देखिए, यहाँ बिंदु आ गया है आपका कौन सा बिंदु? 60 पर डी बिंदु। डी बिंदु कितना था?
x0 y 60, 0 और 60, x0 y 60 बिंदु थी। प्रत्येक संख्याओं से निर्दिष्ट बिंदुओं को मिलाने पर क्या करेंगे, पहली संख्या का निर्दिष्ट बिंदु आप मिलाओ, देखें तो ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, देखिए मिला दीजिए, ए से बी को मिल गया। दूसरी संख्या से निर्दिष्ट बिंदु सी और डी को मिलाने पर मिल गया। एक कटान बिंदु आपका ये आ गया, देखिए इससे इस बिंदु को मिलाइए और नीचे लंब डालिए यहाँ, आप देख रहे हैं ऊपर का लंब नीचे का लंब। इस कटान बिंदु को M मानिए, जिसके निर्देशांक आपको मिल रहे हैं 10 और 50। यानी ये x है, ये y है, 10 और 50। देखिए फिगर आप आसानी से देख लें। अब देखना यह है कि असमिका किधर को निर्दिष्ट है, असमिका का झुकाव किधर को है, कौन सा आच्छादित क्षेत्र है। देखिए x बराबर 0, असमिका आपकी है 5x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 100। ये पहले संख्या थी आपकी। दूसरी है x प्लस वाई। तो पहले संख्या का क्षेत्र देख लें कहाँ है, अब इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखा जाए तो 100 से छोटा है, 0 100 से छोटा है। यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 तब x प्लस वाई फाइव इंटू 0 प्लस 0 इज लेस 100 नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है, 100 से छोटा है। देखिए x 0 है, y 0 है, तो इस 0 की वैल्यू 100 से छोटा है। अर्थात पहली असंख्या का झुकाव मूल बिंदु है। देखिए इसका झुकाव किधर आया, 0 0, मूल बिंदु, मूल बिंदु की ओर। देखिए तीर मैंने लगा दिया है 0 की तरफ, ध्यान दीजिए, क्या ये मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की ओर। तब पहली संख्या का झुकाव कहाँ गया, मूल बिंदु की ओर। देखिए ऐसे है, ऐसे एचिंग करेंगे आप, 11 हम पढ़े होंगे, ऐसे आ गया ये। इसका
झुकाव इधर आ गया। दूसरी आशंका में यही बात रखें। दूसरी आशंका थी आपकी x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 60। यहाँ भी वही देखिए, यदि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तब 0 प्लस 0 इज लेस देन 60, यानी 0 लेस 60। देखिए ये भी मूल बिंदु की तरफ है, मूल बिंदु की ओर। क्या है? मूल बिंदु की ओर। आशंका 2, आप देख रहे हैं दोनों का झुकाव मूल बिंदु की ओर है। ये तीर जो है बता रहा है कि 0 की तरफ जा रहा है। 100 से 0 छोटा है, 60 से भी 0 छोटा है, अर्थात दोनों संख्याओं का झुकाव किधर है? मूल बिंदु आच्छादित है। यहाँ लिख लीजिए, दोनों संख्याओं से मूल बिंदु आच्छादित है। दोनों आशंका से मूल बिंदु, समझने की बात है, मूल बिंदु संलग्न है। जब मूल बिंदु संलग्न है, इसका मतलब यह है शंका का झुकाव भी मूल बिंदु की ओर है। अब जहां दोनों समीकरणें जिस क्षेत्र को संलग्न करती हैं वो हमारा प्रभावकारी क्षेत्र कहलाता है। दोनों आशंकाएं आप देख रहे हैं, यह आशंका देख लीजिए, पहली आशंका का क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आ रहा है। देखिए ध्यान से, धीरे धीरे मूल बिंदु पर पहुंच रहा है। ये देखिए, ऐसे दूसरी आशंका का क्षेत्र भी धीरे धीरे मूल बिंदु की ओर आया। ऐसे देख लीजिए, ये देखिए, ये मूल बिंदु और एक तो संख्याएं हैं। अब प्रभावकारी क्षेत्र आप देख रहे हैं कि एम डी अधिकतम प्रभावकारी क्षेत्र जो मूल बिंदु की तरफ है। क्या लिखेंगे हम? दोनों आशंकाओं से आच्छादित अधिकतम प्रभावकारी क्षेत्र से आच्छादित अधिकतम प्रभावकारी क्षेत्र चतुर्भुज क्या है? टी एम ओ ए, डी एम ओ ए है। यहाँ देख लीजिए, डी एम
ओ ए, देख लीजिए अधिकतम प्रभावकारी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ देखिए ये क्षेत्र सभी क्षेत्रों से ज़्यादा डार्क है। देख लीजिए कम डार्क, ये कम डार्क, ये ज़्यादा डार्क, क्योंकि दो हैचिंग लाइनें, दोनों असंख्याओं की हैचिंग लाइनें यहाँ प्रभावित कर रही हैं। बाकी जगहों पर केवल एक असंख्या के लाइनें आच्छादित कर रही हैं, अर्थात यहाँ केवल कुर्सी आच्छादित है, यहाँ केवल मेज आच्छादित है, या यहाँ मेज आच्छादित है, या यहाँ कुर्सी आच्छादित है। कुर्सी मेज दोनों मिलकर आच्छादित यहाँ नहीं है। केवल ये इतना क्षेत्र है जहाँ कुर्सी और मेज दोनों आच्छादित हो रहे हैं। अर्थात कुछ कुर्सियाँ खरीदना पड़ेगा, कुछ मेज खरीदना पड़ेगा, तभी अधिकतम लाभ होगा। ये फिगर बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। कितनी कुर्सियाँ कितनी मेज खरीदना पड़ेगा, इस यम का कथन बिंदु इनके इनसे आच्छादित क्षेत्रों का ब्यौरा ले लें। चलिए उद्देश्य फलन लिखन, उद्देश्य फलन z इक्वल टू आपने लिखा था 250 x प्लस 75y, ये उद्देश्य फलन था आपका। ए के निर्देशांक डी एम ओ ए, चारों बिंदुओं के क्या निर्देशांक उसको लिख जाइए आप। डी के निर्देशांक 060 था, यम का निर्देशांक 1050 है, और ओ का निर्देशांक 00, ए का निर्देशांक 20। अब इन निर्देशांकों को अपने उद्देश्य फलन में रखिए। यही आपके कुर्सी मेज बता देंगे, कितना कुर्सी खरीदा जाए, कितना मेज खरीदा जाए तो अधिकतम लाभ होगा। ये आप इन निर्देशांकों को देखें। यक्स है, ये ध्यान रखिए, ये यक्स है, ये वाई के जान ही रहे हैं। तब यक्स बराबर 0, वाई बराबर 60। तब जेड का मान देखिए आ गया 0, 60 से 75 गुणा कर दीजिए। देखिए 60 से 75 में 6 25 30 रुपीज आ गया, ये रुपीज आ गया 75 गुणे 60 बराबर 6 25 30, अच्छा 7 42 3 45। देखिए जो व्यवहार गणित की मौखिक समस्या जब आपने हल किया था तो वहाँ भी आपने इस बात को रखा था कि अधिकतम 60 कुर्सी, अगर वो 100 कुर्सी खरीद नहीं सकता है क्योंकि रखने की जगह नहीं है, 60 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, और एक कुर्सी को 75 रुपया लाभ मिलता है, तब 45 तो वहाँ भी आया था। देखिए यहाँ भी आया है 45। देख लीजिए वो चीज़ यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है जो अभी व्यवहार गणित में हमने आपको बताया था। बिंदु डी का हो गया, देख लीजिए। बिंदु एम का देखिए, एम के लिए, डी के लिए, एम के लिए आ जाए आर एस क्या हो जाएगा 250 इंटू एक्स, तो 250 एक्स हो गया 2500 हो गया, 10 गुणे 250 2500 प्लस 75 गुणे 50 3750 बराबर 6250। देख लीजिए 7 5 12 3 2 5 1 6 6250।
एम के लिए। अब आ गया इसके लिए आर एस, कितना होगा 0 0, 0 + 0 = 0। इस बिंदु पर आ जाइए, आर एस 20 आया था ये आपके मौखिक समस्या में, जो व्यवहार गणित वाली समस्या थी कि 20 मेज खरीद सकता है 50,000 में। पूंजी 50,000 है, 20 मेज खरीद सकता है, रखने का स्थान भी 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये आया था 20 गुणे 250 गुणे 20 बराबर 50,000, 5,000। ये आ गया 5,000। अब इसमें देखिए जो अधिकतम हो वही लाभ है आपका, ये है लाभ है। देखिए ये इंगित, यहाँ आपका आ गया कुर्सी 10, एम बिंदु 10 50, यानी कुर्सी मेज 10। देखिए एक्स है वाई है, तब मेज हो गया 10 और कुर्सी हो गई कितनी 50 पर अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ आपको मिल रहा है ₹62,50। यही उसका समस्या का समाधान है। यह बिंदु समाधान को बता दिया है कि 10 और 50। देख लीजिए ये पॉइंट 10 है, जब आप यहाँ से लंब डालेंगे इस पर, देख लीजिए तो ये 10 पर मिलेगा, और जब इधर पर लंब डालेंगे तो ये 50 पर मिलेगा। वैसे भी आप इन दोनों समीकरणों को हल करके निकाल सकते हैं। यहाँ से y का मान 60 - x यहाँ रख दीजिए, तो 4x = 40 और x = 10। इन दोनों समीकरणों को हल करके भी ये बिंदु निकाला जा सकता है 40 और 50 और 10। लेकिन ये आपके चित्र से ही स्पष्ट हो जाता है। ये रहा आपका रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या को कैसे हम समाधान करते हैं। चलिए